हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसकेंड एजुकेशन। आई एम सुनु कुमार। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स और न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग लाए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मास, मोमेंटम और उसके बाद हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने के लिए हम लोग को मास और मोमेंटम क्या होता है वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, वो अगर समझ आएगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मास से शुरू करते हैं। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मास? मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मास की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मास क्या होता है उतना बता दो। ये कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही लिखा है, ये मास क्या होता है सिर्फ मैं उतना पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो देखो मास क्या होता है। मास जैसे ही मैं आप लोगों से पूछूंगा आप लोग बोलोगे कि मास मतलब होता है वजन, वेट, वो कितना भारी है वो। तो ये आप लोग जब तक 8th 9th में रहते हो तब तक ये ठीक है। जैसे आप लोग 10th में जाओगे या तो 9th में ही ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोग को मास और वेट का डिफरेंस कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में हम लोग मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है वो ग्रेविटेशन चैप्टर में कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ मास को समझो। मास क्या होता है? देखो मास होता है कि किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है, किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक थैली दिया, उस थैली में 10 आलू है। उस थैली में कितने आलू है? 10 आलू है। अब मैं पूछूंगा कि इस थैली में कितना आलू है, तो आप लोग बोलेंगे 10। तो उस थैली का मास कितना होगा? जितना उन सारे आलू का मास है उतना ही उस थैली का मास होगा। ठीक है, ठीक है, वो टोटल थैली का मास उतना ही होगा ना। अब अगर वो आलू की थैली मैं अर्थ पर रखा हूँ तो उसमें 10 आलू है। जब मैं उसको मून पर ले जाऊँगा तो उसमें कितने आलू होंगे? तब भी उसमें 10 आलू ही रहने वाले हैं। आलू थोड़ी चेंज हो गए, 10 से 11 हो जाएंगे क्या? नहीं, 10 आलू ही होने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें कितने आलू भरे हुए हैं? 10। तो उसका मास कितना? 10। समझे? मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है उसको बोलते हैं मास। समझ आया? और जो वेट है वो एक टाइप का फोर्स है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी आप लोग को मास समझना है कि किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है। अब जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का मास मेरे को पता करना है, तो मेरे को ये देखना होगा कि इसके अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है। कंटेंट मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, ठीक है, कितने कंपाउंड्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, वो मेरे को इसके अंदर देखना होगा, तब मेरे को मिलेगा मास। ठीक है, तो मास का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। It is the measure of content present in the body। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर कितना मास भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि उस बॉडी का उतना मास है। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेरे को ले लो और एक मान लो कोई पहलवान है। ठीक है, किसी को भी ले लो। अब ओबियसली उसका जो पावर है मेरे से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसकी जो बॉडी है मेरे से ज़्यादा रहेगी। तो मुझे बताओ मास किसका ज़्यादा होगा? तो आप लोग सिंपल सा बोलोगे कि मास उसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है वो मेरे बॉडी के कंटेंट के अंदर से बहुत ज़्यादा है ना। इसलिए आपने बॉडी के अंदर के कंटेंट को देखकर बोला कि उसका मास ज़्यादा है। समझे? कि उसका मास ज़्यादा है। अब आप लोग मान लो एक छोटी बॉल लिए हो और एक बड़ी बॉल लिए हो, तो मैं पूछूंगा किसका मास ज़्यादा होगा, तो आप लोग बोलेगे बड़ी बॉल का। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट भरा हुआ है वो उस छोटी वाली बॉल से ज़्यादा है, इसलिए वो बड़ी वाली बॉल का मास ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मास है। अब इट इज डिनोटेड बाय, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग किसी से भी पूछते हो कि तेरा मास कितना है, वो आप लोग को नॉर्मली अभी तो 50 kg बताता होगा,
ठीक है, मान के चलो 50 kg बताता होगा, तो जब वो बोलता है कि मेरा मास 50 kg है, तो आप लोग उससे पूछते हो क्या कि कौन से डायरेक्शन में, 50 kg नॉर्थ, 50 kg साउथ, ऐसा नहीं। तो हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसलिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात और, मास को किस में मेजर किया जाता है? तो देखो, जब हम लोग दुकान पे जाते हैं तो मेरे को चावल खरीदने, तो मैं उसको बोलता हूँ 5 किलोग्राम चावल दो। 5 किलोग्राम, किलोग्राम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मास के लिए यूज़ करते हैं। तो इट्स यूनिट इज केजी। केजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम। ग्राम भी होता है, लेकिन हम लोग इस टाइम पे एसआई यूनिट की बात करें। कौन सी यूनिट? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मास का समझ गया होगा। अभी इस मास को आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग मोमेंटम शुरू करते हैं। मोमेंटम बहुत अच्छा वर्ड है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम तो क्या होता है मोमेंटम? तो देखो, इसका अगर मैं सिर्फ ये जो किताबी डेफिनेशन है वो लिख दूंगा तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग को एक्चुअल में ये समझ नहीं आएगा कि मोमेंटम होता क्या है। तो चलिए मोमेंटम को दो एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल से। ये क्या है? बंदूक है। अभी इसमें से गोली निकलेगी। देखो, मान लो आपके पास दो कंडीशन लेने वाले हैं। हाँ, एक कंडीशन इधर और एक कंडीशन इधर। ये गोली है, उधर से जाएगी। ठीक है, ये गोली है। अब ये गोली है, दो गोली है जिनका मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है, दो गोली है। चलो, बनने में थोड़ा सही नहीं हुआ, लेकिन ये दो गोली है। एक मिनट, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, इस बार सही होगा। ये दो गोली है। चलो, अभी हम लोग मान लेते हैं कि इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। m मास है, मतलब कि दोनों का मास सेम है। अगर ये 10 ग्राम की है तो ये भी 10 ग्राम की है, ऐसा। तो दोनों गोली का मास कितना है? दोनों गोली का मास m है, मतलब दोनों का मास सेम है। ठीक है, अब इस वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को मैं सामने एक कोई तो खड़ा है, वैसे गोली नहीं मारना चाहिए, तो समझ लो सामने कोई स्टेचू खड़ा है। ठीक है, अब उस स्टेचू को मैं ये गोली मारना चाहता हूँ। तो पहली कंडीशन ये है कि ये वाली जो गोली है ना, ये फर्स्ट वाली जो गोली है, इसको मैं अपने हाथ से फेंक के मार रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं अपने हाथ से फेंक रहा हूँ, अपने हैंड से। ठीक है, अपने हैंड से मैंने इसको फेंका v वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। अरे कुछ तो वेलोसिटी होगा, तभी तो वो गोली आगे जाएगी। तो उस सामने कोई स्टैचू है, मैंने उसको फेंक के मारा अपने हाथ से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कौन सी है कि मैंने ये वाली गोली गन में डाल के मारी, गन में डाला। ठीक है, फिर उसके बाद शूट कर दिया। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो सेम नहीं होगा, तो हम लोग इसका वेलोसिटी बोल देते हैं कि इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो पुतला खड़ा रहेगा, उसमें से कौन से कंडीशन में इस पुतले को ज़्यादा चोट लगेगी? तो आप लोग सिंपल सा बोलोगे कि सेकंड कंडीशन में इसको ज़्यादा चोट लगेगी। फर्स्ट वाले कंडीशन में तो ये मैं ऐसे फेंक के मारूंगा, ये ऐसे रोक लेगा, लेकिन सेकंड वाले कंडीशन में जब मैं ऐसे मारूंगा तो ये रोक नहीं पाएगा, गोली हो सकता है इसके आर पार भी चली जाए। मतलब यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा। मतलब समझ लो, यहाँ पर उसको ज़्यादा तेज़ लगेगा, तो ये एक कंडीशन है। इसमें आप लोग समझ गए? देखो, मैंने मास सेम रखा था और वेलोसिटी बढ़ा दी थी। सेकंड वाला कंडीशन कौन सा है? सेकंड वाला कंडीशन हम लोग बनाते हैं। सेकंड वाला कंडीशन ऐसा है कि एक कार है, ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। एक कार है और एक अभी ट्रक है। ट्रक ले लो, बस ले लो, जो चाहे ट्रेन ले लो, आपकी मर्जी, लेकिन उसका मास जो है वो कार से ज़्यादा लेना। ठीक है, हाँ।
तो चलो, ये कार है, ये ट्रक है, सामने वही पुतला खड़ा है, इसका जो वेलोसिटी है वो v है, इसका जो वेलोसिटी है वो भी v है। इस टाइम पे हमने इसमें हम लोगों ने मास सेम रखा था, वेलोसिटी इसका थोड़ा धीरे था क्योंकि मैंने इसको हाथ से फेंक के मारा था, इसका थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि मैंने इसको गन में डाल के मारा था। इसमें क्या है, इसमें दोनों का वेलोसिटी v है, इसका मास जो है वो m है, m1 बोल देते हैं, और इसका मास जो है वो m2 है। m1 m2 अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होगा ना, ट्रक का मास ज़्यादा होगा। अब v वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब कि अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड से है तो ये भी 30 मीटर पर सेकेंड से, इसका ये मतलब है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों का स्पीड मान लो 30 है, तो दोनों का स्पीड जब 30 है तो मुझे बताओ यहाँ पर किसको ज़्यादा लगेगी, किसको ज़्यादा लगेगी। इस वाले कंडीशन, दोनों का स्पीड सेम है, बस मास अलग अलग है, स्पीड सेम है, 30 है, तो किसको कौन से कंडीशन में ज़्यादा लगेगी, सेकंड वाले में। आप लोग सही बोलोगे क्योंकि सेकंड वाले में ही ज़्यादा लगने वाली है ना, इसी में इसको ज़्यादा लगेगी। इसी में इसको ज़्यादा क्यों लगेगी, क्योंकि मैंने वेलोसिटी तो सेम रखा है, लेकिन इस टाइम पे जो वहाँ पर उसके ऊपर फोर्स लगेगा, जो है उसको धक्का लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पर तो हम लोगों ने वेलोसिटी अलग अलग थी, मास सेम रख दिया था, यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी सेम रखी, मास अलग अलग कर दिया। अब कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास मास भी बहुत ज़्यादा हो और वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होगा सोचो। तो एक तो ये कंडीशन है कि मास पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ये कंडीशन है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर कभी मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने मास भी बहुत ज़्यादा कर दिया और मैंने वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा कर दिया, तब क्या होगा सोचो। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ पर, माउंटेन्स पर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अगर वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो जो नीचे खड़ा रहेगा उसका क्या होगा, वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना बड़ा पत्थर जब ऊपर से गिरेगा तो इसका मास तो बहुत ज़्यादा है, और जब ये नीचे से आते रहेगा तो ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती रहेगी, तो उसका वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, तो जिस टाइम पे उसका इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा, मतलब उस टाइम पे उसको जो लगेगी, जो चोट लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। वो क्या लगेगी, वो बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये मोमेंटम क्या कर रहा है, ये मोमेंटम ही है जो मास और वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से इसको इतना चोट लगने वाली है। ये मोमेंटम ही है जो मास और वेलोसिटी की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से इसको इतना चोट लगने वाली है। ये मास और वेलोसिटी है जो, मतलब ये मोमेंटम ही है जो मास और वेलोसिटी की वजह से इसको इतना चोट देने वाला है। आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम एक टाइप का फोर्स ही होता है, समझ लो, फोर्स ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक टाइप से वही समझ लो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा। अभी मोमेंटम मतलब क्या, वो हमारी मोशन की क्वांटिटी को डिफाइन करता है, अभी मैं यहाँ पर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ, उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखना तो आपको मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो इधर, इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी, मतलब ये जो है वो मोशन की क्वांटिटी को डिफाइन करता है, किसी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी को। अब किसी बॉडी के अंदर जो कंटेंट है उसको कौन बताता है, उसको मास बताता है। और अगर हम लोग को उसकी क्वांटिटी डिफाइन करनी है मोशन में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मतलब मैं रेस्ट में हूँ, तो भी मेरे पास मास है, और जब मैं मूव कर रहा हूँ, मैं मोशन कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास मास है। तो मास तो दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ किसकी लिखी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन लिखा है। क्वांटिटी ऑफ मोशन क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं ऐसे सिर्फ खड़े रहूँगा तब मेरे पास मोमेंटम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मोशन होने के लिए मेरे पास वेलोसिटी होना ज़रूरी है, मोशन होने के लिए मेरे पास वेलोसिटी होना ज़रूरी है। मास तो दोनों साइड है, रेस्ट में भी है, मोशन में भी, मास मेरे पास दोनों साइड रहेगा, लेकिन मोशन यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मोशन बोला है, इसका मतलब मेरे पास वेलोसिटी की भी ज़रूरत है। तो विदाउट वेलोसिटी, अगर आपका वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, समझ रहे हो। मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा है, सिर्फ पूछोगे उसके अंदर कितना मोमेंटम है, तो मोमेंटम उसके अंदर कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी कितना है, ज़ीरो है।
तो आप लोग को समझ गया होगा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, अभी ये सेकंड वाला देख लो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका, मास का एंड इट्स वेलोसिटी का। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन के आता है, देखो यहाँ पर लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाय पी। सो इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। और किसका प्रोडक्ट है, मास का, और जिस बॉडी का मास है उसी बॉडी के वेलोसिटी का। नहीं तो पता चला कि मास मेरा ले रहे हो, वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का ले रहे हो, ये नहीं करना है। मेरा मास है तो वेलोसिटी भी मेरा ही होना चाहिए। तो मास मेरा और वेलोसिटी भी मेरा, एम वी, एम इंटू वी है, एम इंटू वी है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी। पी क्या है, मोमेंटम है, एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी है उसी ऑब्जेक्ट का जिसका ये मास है। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब देखो यहाँ पर मास तो इसका ला रहे हो, तो मास से तो कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस P की डायरेक्शन जो रहेगी, मतलब इस V की डायरेक्शन जो रहेगी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा। ठीक है, ये डिनोटेड बाय पी, वो तो कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो देखो हम लोगों को पता है कि जो इधर थोड़ा सा इधर देखना, P इज इक्वल टू एम वी होता है। मुझे बताओ इस मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। मुझे बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड ना, तो इसको बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग इसको ऐसे भी लिख लोगे, केजी मीटर पर सेकेंड, तो भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो मोमेंटम का आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको मोमेंटम का थोड़ा बहुत बचा कुछ डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पॉज करके खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो पॉज कर लिया होगा, आई होप खुद से ट्राई भी कर लिया होगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास एम ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी वी चेंजेस इट्स मास एंड वेलोसिटी टू ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू। इसका मतलब एक बॉडी है जो कि पहले इसका एम मास था, अभी उसका वी वेलोसिटी है, चल रही है। अचानक से कुछ तो ऐसा हुआ कि मास 2m हो गया और वेलोसिटी 2v हो गया। देखो वेलोसिटी तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, मास ऐसे बढ़ा नहीं सकते, मास नहीं बढ़ सकता, मास चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उसको ध्यान रखो। लेकिन मान लो कुछ जादू हो गया और उसका जो मास m से 2m हो गया, वेलोसिटी v से 2v हो गया। ठीक है, वेलोसिटी v से 2v हो गया, तो हम लोग को ये चार चीज़ें निकालनी है। मैं चाहूँगा आप लोग खुद से ट्राई करिए। सो आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। तो हम लोग को पहले निकालना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू मास m और इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है, u ना, u। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू m इंटू वी। वी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे बताओ m कितना है, कैपिटल M है, समझ तो आ रहा है। m कितना है, कैपिटल M है। u कितना है, v है, तो एम वी इज इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन में फाइनल मोमेंटम की बात आती है तो m कितना है, 2m है। v कितना है, 2v है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। इधर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भैया, 4mv। ठीक है, 4mv। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो मुझे बताओ चेंज कैसे निकालते हैं। एक गाड़ी पहले 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। मैंने बोला उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, तो आप लोग क्या करोगे, 100 माइनस 30 करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना। तो यहाँ पर भी हम लोग को चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। फाइनल क्या है, तो देखो फाइनल ये रहा, इनिशियल क्या है, तो इनिशियल ये रहा। अब उसका चेंज निकालना है, तो चेंज को हम लोग कैसे बताते हैं, तो देखो साइंस में चेंज को हम लोग ऐसे बताते हैं, डेल्टा, ट्रायंगल बना के, छोटा बड़ा नहीं,
ठीक है, छोटा ट्रायंगल बना के हम लोग चेंज को बताते हैं। तो मैंने चेंज लिख दिया, तो चेंज किस में हो रहा है, पी में, चेंज इन मोमेंटम ना, तो चेंज इन पी इज इक्वल टू कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज निकालने का यही तरीका है कि पी फाइनल, ये कौन सा है, पी फाइनल है, ये पी इनिशियल है, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 4mv माइनस mv, कितना बचा, 3mv, कितना हुआ, 3mv। सो चेंज इन मोमेंटम भी आ गया। अब हम लोग को निकालना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो देखो ये क्वेश्चन शायद से आपकी बुक में नहीं होगा, थोड़ा हाई लेवल का है, आपके लेवल से थोड़ा हाई लेवल का है। तो चलिए करते हैं, आसान है। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, कितना परसेंट का चेंज हुआ। तो देखो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करते हैं। आप लोगों ने वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। तो उसमें आप लोग क्या करते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते थे। याद करो, अगर कोई चीज़ 2 रुपए की है, मैंने उसको 4 रुपए का बेचा, मैंने उसको 4 रुपए का, चलो 10 रुपए का ले लेते हैं, मैंने उसको 10 रुपए का बेचा, कितने रुपए का बेचा, 10 रुपए का बेचा। तो मैंने पूछा कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है वो निकालोगे। तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है, 10 - 2, तो 8 रुपया प्रॉफिट हुआ है। अब कितना परसेंट का हुआ है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो भी रहता है वो इनिशियल पे देखा जाता है। तो इनिशियली वो कितना था, 2, तो 8/2 इंटू 100, तो ये 50, 8 × 5 = 40, 400%। ठीक है, तो सेम ऐसे यहां पर करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल, ये आप लोग याद रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत सारी जगह काम आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल, तो फाइनल कितना है, फाइनल देखो ना, फाइनल कितना है, 4 mv ना, इनिशियल कितना है, mv, और अपॉन में क्या रहेगा, इनिशियली कितना था, mv था, तो mv इंटू 100। इसको आगे सॉल्व कर लो, ये 4 mv में से mv गया, तो मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा जगह कम है। तो 4 mv में से mv गया, 3mv अपॉन में mv इंटू 100। सो mv से mv कैंसिल, 3 इंटू 100, 300%। मतलब उसका जो मोमेंटम है वो 300% बढ़ चुका है। कितने परसेंट बढ़ चुका है, 300% का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, 300% का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझा होगा। अब मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज कर देता हूँ, और वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करोगे। वो क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं चेंज क्या कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूरा यही रहेगा, बस इधर मैं 3 यानी कि यहाँ पर थ्राइस, एक मिनट, थ्राइस लिख दिया, थ्राइस कर रहा हूँ। तो मास इनिशियल m था, इनिशियल वेलोसिटी v था, अभी उसका मास 3m और वेलोसिटी 3v हो गया है। तो आप लोग को ये 4 चीज़ें निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को शायद ही कुछ समझ आए। इसके लिए आपको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा। तो देखो इधर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो लॉ ऑफ मोशन लिखना ज़रूरी नहीं। अगर किसी ने बोल दिया न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो भी आप लोग को समझना है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो मोशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इधर देखो, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ, इसने क्या बोला, रेट है, रेट किसका, ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम का जो चेंज है उसका रेट मतलब वो कितना जल्दी हो रहा है, रेट मतलब वो कितना जल्दी होगा, कितना ज़्यादा होगा उससे मतलब नहीं है, कितना जल्दी होगा उससे मतलब है।
ठीक है, कितना ज़्यादा होगा उससे मतलब है, मतलब कितना जल्दी होगा उससे मतलब है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ये जाने दो, इस टाइम पे सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझो। तो मुझे बताओ, मैंने आपको रेट का मतलब क्या बताया था, याद करो पिछले लेक्चर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया था कि जब भी रेट आएगा तो आप लोग को टाइम से डिवाइड करना है। तो देखो रेट आया तो रेट मतलब यहाँ पर टाइम से डिवाइड करना है। किसको करना है? जिसका रेट आएगा। किसका रेट आएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम किधर आएगा? इधर, चेंज ऑफ मोमेंटम। ये टाइम अपॉन में है, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, इधर। उसके बाद क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसा होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। वो भी कौन सा? एक्सटर्नल। ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो हुआ यूं कि जस्ट अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुक रहे हैं ना, 1 मिनट, सॉरी वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। रेट है, हाँ, रेट मतलब ऑलवेज टाइम से डिवाइड करना है। अब जिसका रेट है उसको, चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट है तो उसको टाइम से डिवाइड करना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा किसके? F के। अब मुझे बताओ कि ये हो क्या रहा है, हाँ जस्ट अ मिनट। देखो, अब देखो F तो मैंने लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लगा दिया। मुझे बताओ चेंज इन मोमेंटम को कैसे बताते हैं? डेल पी टाइम। तो देखो ये जो है वो टाइम इंटरवल है, चेंज मोमेंटम चेंज होने का जो है वो टाइम इंटरवल है। तो इसको हम लोग डेल पी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो सिर्फ पी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं डेल टी ही लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब जब ये कांस्टेंट का साइन हम लोग हटाते हैं तो कुछ तो प्रोपोर्शनल आता है, तो मैंने के मान लिया, तो डेल पी बाय डेल टी, ठीक है। चलिए डेल नहीं रहने देते हैं, चलो हटा देते हैं, टाइम इंटरवल है लेकिन वो ध्यान रखना। अब देखो जब न्यूटन ने ये इसको मैथमेटिकली ऐसा बताया, मैथमेटिकली फर्स्ट न्यूटन ही थे जिन्होंने ये बताया था कि फोर्स किसी बॉडी पर कितना लगता है, कैसे लगता है, ठीक है, उन्होंने ही बताया था। तो जब न्यूटन ने ये कंफर्म किया कि ये के क्या है, तो उनको पता चला कि ये के कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू सिर्फ 1 उन्होंने पुट कर दिया। तो जो F हो गया वो F क्या हो गया? F हो गया डेल P अपॉन टी। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा होगा, आप लोगों ने सोच कर आए होंगे कि आज हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग F इक्वल टू ma पढ़ेंगे, तो वो इसी से आता है। ये एक डेरिवेशन ही है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, मुझे बताओ डेल P मतलब, चलो पूरा यहाँ पर कर देते हैं, डेल P अपॉन में T। मुझे बताओ F तो F है, डेल P मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम मतलब m इंटू यू। उसका हम लोगों ने क्या किया था? चेंज निकालने के लिए माइनस किया था। तो ये क्या होगा? एम वी माइनस एम यू होगा ना, बताओ, अपॉन में टी। ये समझा क्या? वो समझा? उसको समझाने के लिए चलो इधर एक छोटा सा मैं आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर देखना, यहाँ पर मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका v है, u है u, ठीक है। अब आगे जाकर के उसका मास तो m ही रहा, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गया। कोई कार ले लो, अरे भाई कोई कार ले लो, कार स्टार्टिंग में उसका जो इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो था, अभी जैसे वो चलेगी आगे आगे उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगा, लेकिन मास तो m ही रहेगा। तो मैं पूछूंगा कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग p इनिशियल निकालेंगे। p इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू यू। फिर यहाँ से p फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, m इंटू वी। मैं पूछूंगा कितना चेंज हुआ, तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा p कैसे निकालेंगे? p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो p फाइनल क्या है? mv। p इनिशियल क्या है? mu। समझा? तो हम लोगों ने चेंज p को mv माइनस mu इसलिए लिखा है। अब आगे क्या करेंगे? तो अब आगे मुझे बताओ, f तो f ही रहा, लेकिन ये m दोनों साइड से मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, तो m को कॉमन ले लिया
और ब्रैकेट में पूरा क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा v माइनस यू अपॉन में t। बोलो समझ आ रहा है? अरे भाई कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस मुझे बताओ अगर ये m को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो m t के साथ थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, m तो इस v के साथ और इस u के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो mv माइनस mu तो वही आएगा, तो मैंने सिर्फ m कॉमन ले लिया है। अब आप लोगों को याद होगा कि f इज इक्वल टू m, ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो f इज इक्वल टू m है, ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, f इज इक्वल टू m है, समझे? f इज इक्वल टू m a, ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग इसी फॉर्मूले के ऊपर और कुछ इसी सेकेंड लॉ के ऊपर और 2-4 बातें करते हैं, ठीक है? चलिए, तो देखो उस डेरिवेशन को ध्यान रखना, वो डेरिवेशन बहुत काम का है, ध्यान रखना, भूलना मत, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? और f इज इक्वल टू एम ए, रियल फिजिक्स यहीं से शुरू होती है, f इज इक्वल टू एम ए, रियल फिजिक्स यहीं से शुरू होती है। अगर किसी को f इज इक्वल टू एम ए नहीं आता है, इसका मतलब वो फिजिक्स नहीं समझ सकता है, सिंपल सी बात है। अरे भाई अगर किसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आएगा तो क्या वो मैथ्स पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, सिंपल सी बात है। तो किसी को अगर f इज इक्वल टू एम ए नहीं आता है ना, तो वो फिजिक्स का सिर्फ थियरी पढ़ सकता है, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं समझ सकता, सिंपल सी बात है। तो f इज इक्वल टू एम ए ध्यान रखना। अच्छा, अब और क्या बात करनी थी, तो देखो f इज इक्वल टू डेल p अपॉन में डेल t। सो जैसे जैसे यहाँ पर ये चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, और ये जो चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए, अगर ये कम टाइम में हो रहा है, बहुत ही कम टाइम में हो रहा है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे करते हैं। एग्जाम्पल मतलब मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली हम लोग के आसपास जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रिकेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? क्रिकेटर का। ध्यान समझना, क्रिकेटर का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि सामने से बॉल आती है, तो जो धोनी भाई साहब हैं वो बॉल को ऐसे 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 करके नहीं पकड़ते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा करण अर्जुन मूवी में, ऐसे जब सामने से गोली चलती है तो गोली को ऐसे ऐसे हाथ से रोक लेता है, लेकिन बॉल को ऐसे नहीं पकड़ते। बॉल को ऐसे देखा हो क्या, क्या ऐसा करके ऐसा पकड़ लेगा वो? नहीं, ऐसा बहुत रेयरली केस में वो करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसे करेगा तो देखो इनिशियल वेलोसिटी उसने कुछ और दिया था, मास तो उसका एम ही रहेगा, मास उसका एम ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ कम था, जैसे ही उसने फेंका उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लगातार उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और जो उसका चेंज हो रहा है वो यहाँ पर अगर जैसे ही उसको टच करेगा, वो जो चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत ही कम टाइम में होगा, ठीक है? वो जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा है, और जो टाइम में, जिस टाइम में हो रहा है वो टाइम बहुत ही कम है, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर वो ऐसे करके पकड़ेगा तो इसका मतलब उसके हाथ को बहुत ज़्यादा जोर से लगेगी, ठीक है? तो वो क्या करता है, तो वो फिजिक्स लगाता है। फिजिक्स कैसे लगाता है? वो बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो इतना ही जोर से फेंक रहा है तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर वो धीरे फेंकेगा तो बॉल बीच में ही रुक जाएगी, ठीक है? तो वो चेंज इन मोमेंटम को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो जो टाइम इंटरवल है, अगर वो इस टाइम इंटरवल को कम करेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अगर इस टाइम इंटरवल को बढ़ाएंगे तो देखो फोर्स और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या फोर्स कम नहीं लगेगा? तब तो फोर्स कम ही लगेगा जब इस टाइम को बढ़ाएंगे। तो वो क्या करता है, वो टाइम इंटरवल को बढ़ाता है। कैसे? देखो, किसके टाइम इंटरवल को? चेंज इन मोमेंटम के टाइम इंटरवल को। जैसे ही बॉल आती है वो बॉल को कैसे करता है, ऐसे पीछे करके पकड़ता है, बॉल को ऐसे पीछे करके पकड़ता है। ऐसे पकड़ने का क्या रीज़न है? ऐसे पकड़ने का सिंपल सा ये रीज़न है कि देखो अगर ऐसे पकड़ेगा तो वहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पकड़ रहा है तो देखो यहाँ पर एक ऐसे पकड़। मुझे ये बताना कौन से कंडीशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है? जिस कंडीशन में ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें फोर्स कम लगेगा। एक तो बॉल आ रही है, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है बॉल आ रही है, ऐसे पकड़ लिया। तो दोनों कंडीशन में से किस कंडीशन में ज़्यादा टाइम लगेगा? तो आप सब लोग बोलेंगे कि ऐसे कंडीशन में तो वो ऐसे पकड़ ले रहा है, मतलब उसमें टाइम कम है, टाइम कम होने से फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है? लेकिन जो सेकंड वाला कंडीशन है उसमें वो धीरे धीरे पकड़ रहा है, ऐसे धीरे धीरे बॉल को पीछे ला रहा है अपने साथ, और टाइम इंटरवल को बढ़ाते जा रहा है। टाइम इंटरवल को बढ़ाने से फोर्स जो है वो कम होता जा रहा है।
अरे भाई आप लोग बस इस इक्वेशन को समझ लो, आप लोग को सब समझ आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी घटेगी, एक क्वांटिटी अगर घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन यही होता है, लेकिन वो लगाते हैं हम लोग कैसे पता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग 1 में करके लगाते हैं, 1 में, ठीक है, 1 में करके लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये वाली क्वांटिटी कम होनी चाहिए, और ये वाली क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो ये वाली क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी मतलब टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ गया होगा। एक एग्जांपल आप लोगों ने ये लिया। अच्छा, आप लोगों ने और वो देखा होगा, जैसे मान लो मैं 2 कंडीशन देता हूँ, 2 मैराथन रनर है, ये रेस ट्रैक है, दोनों को यहाँ पे आके रुकना है। ये जो है वो स्लोली वॉकिंग से जा रहा है, स्लोली वॉकिंग, और ये जो है वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है। मैंने बोला कि आप दोनों को फिक्स यहीं पे रुकना है। अब ये कैसा है, ये तो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है, टाइम इंटरवल ज़्यादा है, टाइम इंटरवल ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर इसको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, फोर्स कम लगानी पड़ेगी ना। अरे भाई चेंज इन मोमेंटम कम, टाइम इंटरवल ज़्यादा, तो फोर्स भी तो कम ही हुआ। देखो टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो फोर्स कम हो रहा है, तो इसको थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये जैसे जैसे दौड़ते जा रहा है तो ये यहाँ पर रुकना चाहेगा तो यहाँ पर नहीं रुक पाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा, आगे जाएगा या नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा और आगे जाएगा। यहाँ पर रुकने के लिए इसको थोड़ा पहले ही ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हो सकता है कि जो बॉडी चाहती है वो मोशन में, तो वो मोशन में ही रहे। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा एकदम दौड़ रहा है ना, दौड़ के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, तो दौड़ के जाने से क्या हुआ, देखो F = del P / del T। दौड़ के जाने से क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से क्या हुआ, मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ने से क्या हुआ, अब देखो दौड़ के जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसको कम टाइम लगेगा, मतलब इसका टाइम कम हो गया, और टाइम कम हुआ है तो फोर्स कैसा होना चाहिए, फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फोर्स और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना है। चलिए अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन NCERT का है, चलो पढ़ लो। नहीं, पहले खुद से ट्राई करो, बाद में पढ़ना। खुद से ट्राई करने के लिए पहले पढ़ना तो पड़ेगा। अ मोटर कार इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h। सो देखो एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पर सेकंड दिया है लेकिन यहाँ पर km/h में दिया है, तो इसको पहले हम लोग मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन देखो क्या दिया है, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसका मतलब वो आगे जाकर रुक रही है। अगर वो आगे जाकर रुक रही है तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जो दिया है कि वो इतने स्पीड से चल रही है, वो उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 108 km/h। अगर मैं इस 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को जो आंसर, जो वेलोसिटी मिलेगा वो मीटर/सेकंड में मिलेगा। तो ये कितना, 18 छक्के 108, तो 6 पचे 30, तो 30 मीटर/सेकंड। कितने टाइम में, तो 4 सेकंड्स में। अब हम लोग को निकालने क्या है, आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास along with the passengers is 100 kg। तो हम लोग को मास भी दिया है, m = 100 kg। मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, तो मुझे फोर्स निकालना है। तो मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। अब F = मुझे फोर्स निकालने का मुझे मास पता होना चाहिए और मुझे एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। मुझे मास तो दिया है 1000 kg लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे निकालेंगे, इस VUT का यूज़ करके निकालेंगे। तो इस VUT का यूज़ करके एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ। एक्सेलरेशन, एक मोशन का फर्स्ट इक्वेशन याद है,
मोशन का फर्स्ट इक्वेशन याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, u कितना है 30 प्लस ए कितना है, ए कितना है, अरे ए कितना है, अरे ए ही तो निकालना है, ठीक है। ए टी कितना है, देखो टी 4 सेकेंड्स, तो इंटू 4 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a। अब ये 30 इस साइड जाएगा तो -30 हो जाएगा इज इक्वल टू 4a। 4a मतलब 4a, सो a इज इक्वल टू -30 अपॉन में कितना 4, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, तो 2 से काट लो, ये 2, ये 15, ये 14, 7, 7.5 मतलब -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। माइनस क्यों आया, माइनस का हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया है कि ये ब्रेक्स आगे जाके रुक रहे हैं, तो इसके ऊपर अब ज़्यादा चर्चा नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं, सिर्फ इतना है कि ब्रेक लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर से हम लोग को ये मिल गया। अभी हम लोग को F इज इक्वल टू एम ए निकालना है, हम लोग को ए भी मिल गया, एम हम लोग को दिया है, चलो कैलकुलेट कर लो। F इज इक्वल टू एम ए, एम है 100 इंटू ए कितना है -7.5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये एक जो डेसिमल है वो आगे चला जाएगा, तो कितना 7500 क्या आएगा -7500 न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स का यूनिट लिखा गया है, तो -7500 न्यूटन ये हम लोग का फोर्स आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों आया, एक बार आप इसको देख लो, हम लोग ये डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन पे ही कि माइनस क्यों आया है। तो देखो ये माइनस क्यों आया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये माइनस क्यों आया है। तो देखो माइनस क्यों आया है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट। अब गाड़ी इस साइड चल रही है और फोर्स इस साइड लग रहे हैं, गाड़ी इस साइड चल रही है, गाड़ी का वेलोसिटी इधर है और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इधर लग रहा है। ये कौन सा फोर्स लग रहा है पता है, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ही तो लग रहा है। अब ब्रेक्स लगा रहे हैं इसलिए वो माइनस में है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स माइनस होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या करता, तो ये वेलोसिटी को सपोर्ट करता, तो क्या करता, ये वेलोसिटी को सपोर्ट करता। ये अपोजिट आया, इसका मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसीलिए तो गाड़ी आगे जाके रुक रही है। अगर मैं किसी चीज़ को सपोर्ट करता हूँ इसका मतलब वो रुकने नहीं वाला है, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को अपोज करता हूँ इसका मतलब वो रुक जाएगा। देखो ना, अगर मैं उस गाड़ी को पीछे से धक्का मारता तो मैं उसी के डायरेक्शन में, उसी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता, तो वो गाड़ी आगे चलती, लेकिन वेलोसिटी उसका उधर है, मैं फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं उसको अपोज कर रहा हूँ, अपोज कर रहा हूँ, इसीलिए तो वो माइनस में लिखा है। चलो आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग का ये न्यूटन का सेकंड लॉ खत्म होता है पहली बार पढ़कर। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम लोग एक और लेक्चर ले लेंगे जिसमें पूरा न्यूमेरिकल्स ही रहेगा, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले। कौन सा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो उस लेक्चर में ज्वाइन ज़रूर होना, तब तक के लिए ज़रूर पढ़ते रहें, पढ़ना बंद मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।